हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने मुगल वंश के बारे में जब जहां भी पढ़ा होगा वहां हमने कुछ 6 शासकों के बारे में पढ़ा होगा। तो मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ वो 6 शासक कौन से हैं। देखिए यहाँ पर मुगल वंश हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो मुगल वंश के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। उसके बाद हमने देखा कि इनके बाद कौन शासक बन रहे हैं? हुमायूं। हुमायूं के बाद हमने देखा दोस्तों अकबर। अकबर के बाद हमने देखा दोस्तों अकबर का जो पुत्र था जिसका नाम था जहांगीर। और जहांगीर के बाद हमने देखा दोस्तों शाहजहां। और शाहजहां के बाद दोस्तों हमने देखा औरंगजेब। दोस्तों यहां से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। दोस्तों अभी तक हमने 6 शासकों के बारे में पढ़ा होगा मुगल वंश में। लेकिन दोस्तों आज मैं बताना चाहता हूं आपको कि औरंगजेब से आगे हमारे हमारे यहाँ मुगल वंश में 11 शासक और हुए। तो दोस्तों आज हम लोग उन 11 शासकों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहां से दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि यहां से कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब 11 शासकों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ दोस्तों मैं टोटल 11 शासक हैं, जितने भी शासक हुए हैं वो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। दोस्तों हम लोग बात करेंगे औरंगजेब के आगे वाले शासकों के बारे में। तो यहां पर सबसे पहला शासक बहादुर शाह। सबसे पहला शासक बहादुर शाह। नंबर दूसरा हम लोग देखेंगे दोस्तों जहांदार शाह। नंबर तीसरा दोस्तों यहां से देख सकते हैं हम लोग फर्रुखसियर। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों फर्रुखसियर के बाद जो शासक बने उनका नाम है रफी उद दरजात। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं रफी उद दौला। दोस्तों इनकी पूरी डेट मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों यहां से हम लोग आगे देखते हैं 6 के बारे में। अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर जो शासक बनेगा वो है मोहम्मद शाह। इसी क्रम में हम लोग 7वें नंबर पे देखते हैं अहमद शाह। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं 8वें नंबर का जो शासक है वो है आलमगीर। आलमगीर सेकंड। यहां से दोस्तों हम लोग देखते हैं ये 8 शासक हमारे पास है। इसके आगे कौन कौन से शासक हुए हैं उनको हम लोग यहां से देख लेते हैं। शाह आलम सेकंड। इसके बाद नंबर 10 अकबर द्वितीय। इसके बाद जो सबसे लास्ट शासक है दोस्तों मुगल वंश का सबसे अंतिम सम्राट कौन था वो मैं आपको यहां से बताने जा रहा हूं, बहादुर शाह सेकंड। दोस्तों ये देखिए मैंने आपको बताया था औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये टोटल 11 शासक हुए थे। मैंने सारे शासक लिख दिए। आप लोग इनका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी आपने जो पेपर दिया होगा पीसीएस में या असिस्टेंट टीचर वाला जो पेपर था उसमें इन शासकों का क्रम मिलाने को आया था। क्रम वाइज ये पूछे गए थे शासक। तो यहां से हम लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं इनको। यहां से आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों मैं यहां पर इनकी जो डेट्स थी वो लिख रहा हूं। कौन सा शासक कितने समय तक उसने शासन किया वो मैं यहां से आपको बताना चाह रहा हूं। बहादुर शाह 1707 से 1712। दोस्तों डेट याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो डेट आप याद कर लेना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और ये भी बताऊंगा कहां कहां से क्वेश्चन बने हुए हैं, कहां कहां से हमारे पेपर्स में आए हुए। उसके बाद हम लोग देखते हैं जहांदार शाह 1712 से 1713। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1713 से 1719। 1713 से 1719 फर्रुखसियर। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1719। ये दोनों शासक 1719 तक ही सीमित रह गए थे, क्योंकि ये इन्होंने जो शासन किया था वो 3 महीने किया था और इन्होंने जो शासन किया था दोस्तों वो लगभग 4 महीने किया था।
इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बारे में, मोहम्मद शाह एक इंपॉर्टेंट शासक है दोस्तों, इसके बारे में हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो मोहम्मद शाह के अगर शासनकाल हम लोग देखेंगे तो 1719 से लेकर 1748। उसके बाद अहमद शाह के बारे में हम लोग देख लेते हैं 1748 से लेकर 1754 तक। दोस्तों ये डेट याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मैं जो डेट बताऊंगा उसको आज आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं नीचे 1754 से आलमगीर सेकंड, 1754 से 1759, 59। देखिए दोस्तों कुछ डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा। अब यहां पर शाह आलम की बात करते हैं। यहां पर हम लोग डेट में ऊपर लिख दे रहा हूं 1759 से 1803, 1806। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ मुगल वंश का जो सबसे अंतिम शासक था वो था बहादुर शाह। इसको हम लोग जफर के नाम से भी जानते हैं। तो अभी इनके बारे में भी दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। इनका जो समय है वो है इनका जो समय है वो है 1837 से 1857। तो दोस्तों ये मैंने सारी डेट्स लिख दी हैं, अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेट्स मैंने दोस्तों इसलिए लिखी है क्योंकि यहां से कुछ घटनाएं ऐसी हैं, अगर आपको कुछ डेट पता होंगी तो आप उन घटनाओं को आसानी से पहचान सकते हैं। और दोस्तों आजकल हमारे पेपर्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग यहां से एक एक करके इनकी जो प्रमुख घटनाएं थी वो उनके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहादुर शाह जो फर्स्ट थे, इनको देखो दोस्तों, यहां से हम लोग एक चीज और देख सकते हैं, ये है बहादुर शाह फर्स्ट और ये है बहादुर शाह सेकंड। और दोस्तों यहां से एक चीज और बहुत ज्यादा कॉमन है, वो हमें देखने को यहां से मिल रही है। लास्ट के जो 4 शासक है, यहां से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड, बहादुर शाह सेकंड। तो दोस्तों जो भी 4 शासक अंतिम शासक है उनके नाम के आगे सेकंड लगा है, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं इनके समय में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी थी। सबसे पहले हम लोग बहादुर शाह के बारे में बात करते हैं। जब ये सुल्तान बने थे तो उस समय इनकी जो उम्र थी वो थी 63 साल। यहां से मैं दोस्तों लिख दे रहा हूं आपको, 63 साल की उम्र थी। जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो मैं दोस्तों आपको यहां पर बताता रहूंगा। उसके बाद अब दोस्तों जब 63 साल की उम्र थी तो ये राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं थे। तो जब राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं थे तो यहाँ की जो जनता थी उन्होंने इनका एक नाम रख दिया था, जिसको हम लोग कहते हैं, इनका एक उपनाम भी हमें देखने को मिलता है जिसको आप लोग याद रखेंगे, शाह ए बेखबर। दोस्तों शाह ए बेखबर का मतलब यही हुआ कि उनके शासनकाल में जितनी भी घटनाएं हो रही थी ये इनको उस चीज की खबर ही नहीं थी, तभी जनता ने यहां पर इनका नाम रख दिया शाह ए बेखबर। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों जहांदार शाह के बारे में। जहांदार शाह जब सुल्तान शासक बनते हैं तो इनकी उम्र है 51 साल। दोस्तों 51 साल की उम्र है और इनके यहां ये थोड़ा सा ये भी इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने एक लाल कुमारी नाम की महिला थी, यहां लिख देता हूं दोस्तों, लाल कुमारी। दोस्तों एक लाल कुमारी नाम की महिला थी, उसके हाथ में सारी शासन की बागडोर दे दी थी। तो यहां से आप लोग याद रखेंगे। इस समय एक घटना और घटित हुई दोस्तों, यहां पर हमें 2 करेक्टर देखने को मिलते हैं। 2 करेक्टर जैसे यहां पर हमें सैयद बंधु के बारे में देखने को मिलता है, सैयद बंधु। तो दोस्तों ये सैयद बंधुओं के बारे में आपने सुना होगा, हमारी हिस्ट्री में कुछ लोग इनको किंग मेकर कहा जाता है। तो दोस्तों ये किंग मेकर थे, राजा को बनाने वाले थे। तो सैयद बंधु जो थे उनके नाम में दोस्तों यहां लिख दे रहा हूं, सैयद बंधु, एक तो अब्दुल्ला खान, यहां से हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, अब्दुल्ला खान, ये दोनों भाई हैं दोस्तों। दूसरा जो भाई है उसका नाम है हुसैन खान। अभी दोस्तों यहां पर जो राजनीति हो रही है उसमें हम देखेंगे कि फर्रुखसियर को राजा किसने बनाया, इन दोनों भाइयों ने। रफीउद्दर्जात को राजा किसने बनाया, इन दोनों भाइयों ने। रफीउद्दौला को राजा किसने बनाया, इन दोनों भाइयों ने। मोहम्मद शाह रंगीला को राजा किसने बनाया, इन दोनों भाइयों ने। तो दोस्तों टोटल 4 शासक इनके द्वारा बनाए गए। यहां से ये याद रखेंगे 4 शासकों को जो बनाने वाले थे वो थे सैयद बंधु। तो इनको हम लोग याद रखेंगे, इनको किंग मेकर भी कहा जाता है दोस्तों, किंग मेकर।
किंग मेकर का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, राजा बनाने वाला। तो दोस्तों आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। यहां से मैं इसको हटा रहा हूं। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए सैयद बंधुओं ने जहांदार शाह को हटाकर नया राजा बनाया था जिसका नाम था फर्रुखसियर। तो दोस्तों एक चीज और मैं यहां पर बताना चाहता हूं, जहांदार शाह का भी एक नाम मिलता है जिसका नाम है लंपट मूर्ख। तो दोस्तों यहां से हम लोग याद रखेंगे, ये उपनाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, तो यहां से हम लोग याद रखेंगे बहादुर शाह का जो उपनाम है वो साहे बेखबर है। जहांदार शाह का जो उपनाम हमें देखने को मिलता है वो लंपट मूर्ख देखने को मिलता है। और दोस्तों एक चीज यहां से और बताना चाहता हूं, जहांदार शाह के शासनकाल को ऐसा कहा जाता है कि इस समय उल्लू बाज के घोंसले में बैठ रहा था और बाज उल्लू के घोंसले में बैठ रहा था। मतलब क्या है कि सारी चीजें उल्टी हो रही थी दोस्तों। तो इस समय जो है पूरी तरीके से जो शासन की बागडोर थी वो सैयद बंधुओं के हाथ में थी। अब सैयद बंधुओं ने जहांदार शाह को मरवा दिया, उसके बाद एक नया शासक बनाया जिसको हम लोग फर्रुखसियर के नाम से जानते हैं। अब फर्रुखसियर के बारे में जो विशेषताएं हैं इनके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटी उनको देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, फर्रुखसियर सबसे पहले आप यहां से याद रखोगे फर्रुखसियर, तो इन्होंने फर्रुखाबाद नामक जो जिला हमारे यहाँ उसको स्थापित कराया था, इन्हीं के नाम पे उसका नाम फर्रुखाबाद पड़ा। और इसके आगे हम लोग देखते हैं फर्रुखसियर के शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटना को यहां से देख लेते हैं हम लोग। आप लोग 1716 को याद रखोगे। 1716 ईस्वी में एक सिख कमांडर था जिसका नाम था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर। दोस्तों अभी मैं क्या कर रहा हूं, इधर के शासकों को थोड़ा मिटाल दे रहा हूं क्योंकि हमें पूरा इनके बारे में बाद में पढ़ लेंगे हम लोग। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक सिख कमांडर था जिसका नाम था बंदा बहादुर। इनका मुगलों के साथ युद्ध हुआ, तो इस इनके शासनकाल में बंदा बहादुर ने मुगल सेना को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई। लेकिन बंदा बहादुर को 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर के समय में पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और इनके साथ 740 समर्थक थे। 740 समर्थकों को भी पकड़ लिया गया और फर्रुखसियर ने क्या किया, 1717 ईस्वी में बंदा बहादुर को फांसी दे दी और इनके जो 740 समर्थक थे सबकी गर्दनें कटवा दी थी। दोस्तों ये बहुत बड़ा एक हत्याकांड था, इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग और याद रखेंगे यहां पर 1717 ईस्वी को। 1717 ईस्वी में एक अंग्रेज था जिसका नाम था हैमिल्टन। यहां पर जो अंग्रेज था हैमिल्टन ने क्या किया, उस समय फर्रुखसियर के पैर में एक जानलेवा फोड़ा हो गया था। एक जानलेवा बीमारी हो गई थी किसको, फर्रुखसियर को। तो हैमिल्टन ने फर्रुखसियर का वो जो जानलेवा बीमारी थी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया, उसको अच्छी तरीके से उसका इलाज किया और फर्रुखसियर पूरी तरीके से सही हो गया। तो इसने 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी किया था। इसमें इसने बताया था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेज 3000 रुपए देकर, वार्षिक नजराना देकर अपना व्यापार कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग याद रखेंगे 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी हो गया था। तो इसको कुछ लोगों ने अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा भी कहा है। तो यहां से आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब देखिए यहां से देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, रफीउद्दौला। ये एक ऐसे शासक थे जो सैयद बंधुओं के द्वारा बनाए गए थे, लेकिन इन्होंने 3 महीने ही शासन कर पाया। उसके बाद एक और है रफीउद्दौला। रफीउद्दौला भी 4 महीने तक जीवित रहे, उसके बाद इनकी तपेदिक से मृत्यु हो गई। तो दोनों लोग, ये बहुत जल्दी शासन इनका समाप्त हो गया। इनको याद रखना ज्यादा जरूरी नहीं कि दोस्तों, क्योंकि हमारे पेपर्स में कभी इनसे क्वेश्चन नहीं आए। तो अब देखते हैं दोस्तों बहादुर शाह। उसके बाद हम लोग जो नया शासक देख रहे हैं वो है मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह के बारे में हम लोग दोस्तों यहां से पढ़ लेते हैं। मोहम्मद शाह अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको एक नाम दिया गया, इसको आपने पढ़ा होगा, इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। रंगीला बादशाह। दोस्तों यहां से हम लोग ध्यान रखेंगे, इसको रंगीला बादशाह इसलिए कहा जाता, ये जो है मदिरा का बहुत ज्यादा सेवन करता था। तो दोस्तों यहां से आप लोग याद रखोगे रंगीला बादशाह, इसको जनता के द्वारा नाम दिया गया है और ये पूरी तरीके से शासन में जो भी घटित हो रहा है उससे बिल्कुल अनजान रहते थे, तभी इनका नाम रंगीला बादशाह पड़ा। अब यहां से हम लोग और देख लेते हैं, मोहम्मद शाह के शासनकाल में एक युद्ध, एक 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह,
दोस्तों ये नादिर शाह पहले एक चारबाहा था, मतलब एक बहुत छोटा आदमी था, लेकिन इसको ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। तो दोस्तों यहां से आप याद रखोगे, इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है पेपर में दोस्तों। नादिर शाह को दोस्तों ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। नादिर शाह ने कहीं किसी के मुंह से ये सुना कि भारत में एक शासक ऐसा है जो मयूर सिंहासन पर बैठता है, और वो मयूर सिंहासन ऐसा है कि उसकी दोनों आंखों में कोहिनूर हीरा लगा है। तो दोस्तों इतनी सी बात को लेकर इसने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत पर आक्रमण करने का जो इसकी डेट है वो मोहम्मद शाह रंगीला के समय की है। तो मोहम्मद शाह रंगीला उस समय मुगल सम्राट था। तो आप लोग याद रखोगे, एक बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा चुका है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था। तो यहां से आप लोग याद रखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला था। तो दोस्तों यहां से आप लोग याद रखोगे इसका। यहां पर एक घटना दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट हमें महत्वपूर्ण मिलती है, जो हमारे पेपर्स में कई बार पूछी जा चुकी है। यहाँ पर जो सैयद बंधु थे दोस्तों, मैंने आपको सैयद बंधुओं के बारे में बता दिया। तो सैयद बंधुओं का पूरी तरीके से जो अंत हुआ है वो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही हुआ है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं सैयद बंधुओं का अंत, ये इनके समय की सबसे इंपॉर्टेंट घटना है। जैसे हमने देखा बंदा बहादुर का अंत कहां पर हुआ है, फर्रुखसियर के समय में। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। और सैयद बंधुओं का अंत कहां हुआ है, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। दोनों क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कई बार पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं अहमद शाह। अहमद शाह के समय में दोस्तों एक ही घटना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है, वो इसके समय में 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के द्वारा आक्रमण किया गया था। पहला आक्रमण था दोस्तों वो। अब देखिए यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, अहमद शाह अब्दाली के समय, अहमद शाह अब्दाली ने पहला आक्रमण अहमद शाह के समय में किया था। तो यहां पर आप लिख सकते हैं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। दोस्तों ये आक्रमण ज्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन दोस्तों अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर चौथी बार जो आक्रमण किया था वो किया था, अभी मैं इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, 1761 ईस्वी में किया था। उसको पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अभी इसमें आगे हम लोग देखेंगे इसको। तो यहां से सिर्फ एक घटना आपको याद रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं आलमगीर द्वितीय। यहां से हम लोग देखते हैं आलमगीर द्वितीय के समय दोस्तों ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी जो हमारे पेपर में पूछी जाए, लेकिन यहां से आप याद रखेंगे इनके वजीर ने क्या किया था। इनका एक वजीर था जिसने एक फरमान जारी किया था कि हमारा जो मुगल सम्राट है वो मराठों का आक्रमण करने में, मराठों का सामना करने में पूरी तरीके से असमर्थ है। तो ये जब प्रस्ताव पारित हो गया तो इनके वजीर ने इनको जेल में बंद कर दिया, और जेल में बंद कराने के बाद इनको विष देके इनकी हत्या कर दी थी। दोस्तों यहां से ये घटना इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे जो हमारे बचे हुए शासक है। यहां से हम लोग इनको पूरा हटा देते हैं दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे देख। यहां से दोस्तों जो नवा शासक हमारे पास है वो है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। उसके बाद हमने देखा 10वां शासक कौन सा है, अकबर द्वितीय। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो लास्ट शासक है, सबसे अंतिम शासक है, जो सबसे अंतिम मुगल सम्राट जो है वो है बहादुर शाह। सेकंड। अब देखिए दोस्तों इनके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटना है, जहां से क्वेश्चन हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं, उनको देख लेते हैं। अब देखिए शाह आलम सेकंड के समय की जो इंपॉर्टेंट घटना है, देखिए सबसे पहले हम लोग इसके शासनकाल को याद रखेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं। इनका जो शासनकाल है वो है 1759 से 1806। अकबर का जो शासनकाल है, अकबर द्वितीय का शासनकाल हमें ज्यादा याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। उसके बाद बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का जो शासनकाल है वो है 1837 से 1857। अब दोस्तों हम लोग यहां से देखते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट घटना जो घटित हुई है यहाँ। शाह आलम द्वितीय के समय में सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए, यहां पर जब आलमगीर सेकंड की मृत्यु हुई थी तब शाह आलम उस समय बिहार में था। तो
उसके बाद दोस्तों यहां से जो इंपॉर्टेंट घटना हमें याद रखनी है वो इंपॉर्टेंट है 1761 और 1764। दोस्तों ये दो डेट्स हमें याद रखनी है क्योंकि 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ये पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली के द्वारा किया गया था। मैंने दोस्तों यहां पर बता दिया आपको, सबसे पहला आक्रमण अहमद शाह अब्दाली का यहां पर हुआ है। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने दोबारा आक्रमण किया, पानीपत का तृतीय युद्ध। इसको दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में मराठों की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी, इसको भी आप ध्यान रखोगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1764 ईस्वी। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों, और ये एक निर्णायक युद्ध था। दोस्तों अगर आप कहो कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा लड़े गए सबसे निर्णायक युद्धों में कौन रहा, तो वो है दोस्तों बक्सर का युद्ध। क्योंकि इस युद्ध के बाद ये निर्णय हो गया था कि भारत पर कौन शासन करेगा। दोस्तों बक्सर के युद्ध में 3 सेनाएं आमने सामने थी, 3 नवाब सामने थे। इस बक्सर के युद्ध में मैं बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन चुका है। बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब ने भाग लिया था, अवध का नवाब। सुजाउद्दौला था दोस्तों उस समय। यहां पर बंगाल के नवाब थे, बंगाल के नवाब। और उसके ये 2 घटनाएं यहां से हमें याद रखनी पड़ेगी। अब दोस्तों एक चीज यहां पर और बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर जो ईरान से आक्रमणकारी आया था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जब वापस गया था तो यहां पर उसने अपने जो जीते हुए क्षेत्र थे उनका जो मालिक था वो किसको बनाया था, रोहेला सरदारों को बनाया था, रोहेला सरदार। आपने नाम बहुत सुना होगा, रोहेला सरदारों के नाम से ही रोहेलखंड की स्थापना हुई है। तो यहां पर रोहेला सरदार थे जिनका नाम था गुलाम कादिर। तो दोस्तों गुलाम कादिर एक ऐसे सरदार थे जिन्होंने क्या किया, शाह आलम द्वितीय की आंखें निकलवा ली। तो दोस्तों गुलाम कादिर ने क्या किया, शाह आलम द्वितीय की जब आंखें निकलवा ली तो हमारे हिस्ट्री में एकमात्र ऐसा शासक जो आंखों के ना होने पर भी शासक बना रहा वो था शाह आलम द्वितीय। आंखें निकलवाने के बाद, अंधा होने के बाद इन्होंने कई वर्षों तक शासन किया। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे शाह आलम द्वितीय के बारे में, क्योंकि शाह आलम द्वितीय ने एक अंधे शासक के रूप में भी कार्य किया है। दोस्तों इसको हम लोग यहाँ से हटा लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है पेपर में दोस्तों, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। अब देखिए अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय एक ऐसा शासक था दोस्तों जो अंग्रेजी संरक्षण में बना। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है कि अंग्रेजी संरक्षण में बनने वाला पहला शासक कौन था। तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं अंग्रेजी संरक्षण में बनने वाला पहला शासक, अंग्रेजी संरक्षण में बनने वाला शासक। तो दोस्तों अकबर द्वितीय जो थे वो एक तरीके से आप कह सकते हैं बेताज बादशाह थे। और इस शासक के समय में जो मुगल सिक्के थे उनका ढलना पूरी तरीके से बंद हो गया था। इस समय दोस्तों ये मुकुट भी नहीं लगाते थे, इसीलिए इनको बेताज बादशाह भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहां से आप याद रखेंगे क्योंकि एक बार क्वेश्चन यहां पर पूछा जा चुका है। अब देखिए हम लोग चलते हैं सबसे नेक्स्ट वाले पे, बहादुर शाह सेकंड। दोस्तों सबसे पहले आप लोग याद रखोगे बहादुर शाह सेकंड को हम लोग जफर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़े शायर थे। अब ये जब शायर थे तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, तो इनकी एक रचना है। तो अगर हम बात करेंगे बहादुर शाह जफर की तो दोस्तों इनसे ज्यादा जो बदनसीब शासक है वो कोई नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसे शासक थे जिनको अंग्रेजों के द्वारा जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो इनको रंगून निर्वासित कर दिया था। जब रंगून निर्वासित कर दिया तो 1862 ईस्वी में इनकी रंगून में मृत्यु हो गई। तो इनका जो मकबरा है वो कहां पर है, रंगून में है। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, आप लोग इसको याद रखोगे। मुगल वंश का जो सबसे अंतिम शासक था बहादुर शाह सेकंड, उसका जो मकबरा है वो कहां पर है, रंगून में। दोस्तों यहां से एक बात और बताना चाहता हूं, ये शायर बहुत बड़े शायर थे। इन्होंने अपनी किताब में एक शायरी लिखी, इन्होंने अपने ऊपर ही वो शायरी लिखी। इन्होंने लिखा है कि कितना बदनसीब है ए जफर कफन के लिए, कितना बदनसीब है ए जफर कफन के लिए, 2 गज जमीन नसीब ना हुई दफन के लिए। तो दोस्तों इसको आप याद रखोगे। बहादुर शाह जफर के बाद
पूरी तरीके से जो शासन की बागडोर थी, जो पूरे भारत की बागडोर थी, वो अंग्रेजों के हाथ में चली गई और इस तरीके से हम देखते हैं मुगल वंश का पूरी तरीके से पतन हो गया। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट लेक्चर। आज हमने पढ़ा था उत्तर मुगल काल के जो शासक थे उनके बारे में। टोटल 11 शासक थे। आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, इनका क्रम याद रखोगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ क्रम से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आज का लेक्चर दोस्तों मैं यहीं पर खत्म करता हूं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।